तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है, उससे पूरे देश में हलचल है। 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर से सारे भटकते कुत्तों को शेल्टर्स में डालने का आदेश, साथ में पब्लिक सेफ्टी को पहली प्राथमिकता बताया गया है। लेकिन क्या यह इतना आसान और उचित है? बिल्कुल अविक। कोर्ट का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा जरूरी है, पर एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियम तो यही कहते हैं कि नसबंदी के बाद कुत्तों को उनकी जगह वापस छोड़ना चाहिए। अब नो रिटर्न पॉलिसी से पशु कल्याण समूहों में गहरा असंतोष है। हाँ, और समाज में भी दो धड़े हैं। एक, जो डॉग बाइट्स और रेबीज से परेशान है, और दूसरा, जो इसे अमानवीय मानता है। मजेदार बात यह है कि भारत में हर साल करीब 1.75 करोड़ डॉग बाइट के केस होते हैं। लेकिन क्या शेल्टर में डालने से वाकई समस्या हल होगी? रिसर्च कहती है ओवर क्राउडेड शेल्टर्स में बीमारियां और आक्रामकता बढ़ती है। ऊपर से शेल्टर बनाने और चलाने का खर्चा करोड़ों में जाता है। इसलिए बहस में सिर्फ भावना नहीं, व्यवहारिकता भी जरूरी है। तो क्या कोई बीच का रास्ता है? चलिए, दुनिया के मॉडल्स पर नजर डालते हैं। शायद हम वहां से कुछ सीख सकें और आगे बढ़े। भारत अकेला देश नहीं है जो इस चुनौती से जूझ रहा है। नीदरलैंड्स, बोस्निया, थाईलैंड, तुर्की, हर जगह अलग तरीका अपनाया गया। नीदरलैंड्स ने सीएनवीआर मॉडल के साथ ऐसा चमत्कार किया कि अब उसके शहरों में भटकते कुत्ते दिखते ही नहीं। सही कहा। नीदरलैंड्स में पकड़ो, नसबंदी करो, टीकाकरण करो और वापस छोड़ो। इस फॉर्मूले ने काम किया। साथ में पालतू छोड़ना अपराध है। हर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन और डेडिकेटेड एनिमल पुलिस भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां 96% कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी हुआ है। बोस्निया में भी स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट, रिलीज मॉडल से 70-85 तक भटकते कुत्तों की संख्या घटी। थाईलैंड में पहले शेल्टर ट्राई किया, लेकिन वहां ओवरक्राउडिंग ने समस्या और बढ़ा दी। फिर सीएनवीआर अपनाया तो 80,000 से 6,000 तक कुत्ते रह गए। मोरक्को और तुर्की जैसे देशों ने मास कलिंग की कोशिश की, पर उल्टा असर हुआ। विवाद, विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। वहीं जापान और स्विट्जरलैंड में अबैंडन्ड पेट्स पर जेल और सख्त ओनरशिप लॉज हैं, जिससे सड़कों पर कुत्ते दिखते ही नहीं। यानी जो मॉडल इंसानियत, कानून और समुदाय को जोड़ते हैं, वही चलते हैं। चलिए, नीदरलैंड्स के मॉडल का डीएनए खोलकर देखते हैं। आखिर उन्होंने क्या जादू किया? नीदरलैंड्स की कहानी किसी प्रेरणादायक फिल्म जैसी लगती है। इन्होंने 5 मजबूत पिलर बनाए: मैस सीएनवीआर, अबैंडनमेंट का अपराधीकरण, ब्रीडर टैक्स, एनिमल पुलिस और जागरूकता अभियान। क्या आपको लगता है कि ये सब भारत में मुमकिन है? संभावना तो है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। नीदरलैंड्स में सरकारी और नागरिक दोनों मिलकर लगे। जैसे बच्चों के स्कूल में पशु अधिकार सिलेबस में है, ऊपर से अडॉप्शन को फ्री और ब्रीडर से खरीद महंगी कर दी। इससे लोगों का नजरिया ही बदल गया। एनिमल पुलिस, ये तो हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस जैसी बात हो गई। नीदरलैंड्स में हर शिकायत पर तुरंत कार्यवाही होती है, चाहे वो अबैंडनमेंट हो या क्रूअल्टी। भारत में अगर ऐसी फोर्स बने तो शायद सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। बिल्कुल। और जागरूकता इतनी गहरी है कि वहां बच्चे भी स्ट्रे डॉग्स के लिए फूड ड्राइव्स करते हैं। बिहेवियरल चेंज सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि लगातार एजुकेशन और सामुदायिक समर्थन से आता है। तो असली जादू है कानून, कर, पुलिस और पब्लिक का सिनर्जी। अब सवाल यह है कि दिल्ली एनसीआर में इसे कैसे उतारा जाए। मान लीजिए हम नीदरलैंड्स मॉडल अपनाते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में 3 साल का रोड मैप कैसा दिखेगा? पहला साल, तैयारी, पायलट प्रोजेक्ट और डॉग पॉपुलेशन सर्वे। सोचिए, पूरे दिल्ली में जोनल मैपिंग और 3 बड़े शेल्टर। क्या ये ग्राउंड रियलिटी में फीजिबल है? अगर पॉलिटिकल विल हो तो बिल्कुल। सीएनवीआर के लिए पायलट जोन्स, पेट रजिस्ट्रेशन का ड्राफ्ट और अबैंडनमेंट कानून, ये सारे कदम शुरुआती साल में ही मोमेंटम देंगे। और फंडिंग, पेट टैक्स, सीएसआर
और इंटरनेशनल एनजीओ ग्रांट्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरे साल में CNVR का विस्तार, 60% स्टेरिलाइजेशन, कंपल्सरी माइक्रोचिपिंग, ब्रीडर टैक्स और एनुअल रेबीज वैक्सीनेशन सब पैरेलल चलेंगे। NGO पार्टनरशिप्स और अडॉप्शन मेलास से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी। तीसरे साल में लक्ष्य है 90% स्टेरिलाइजेशन और रेबीज फ्री स्टेटस, स्टेबल डॉग पॉपुलेशन, शेल्टर एक्सपेंशन और डेडिकेटेड कम्युनिटी डॉग जोन्स। एक तरह से दिल्ली का स्ट्रे डॉग फ्री और ह्यूमेन बनना। अंत में यह सिर्फ प्रशासनिक योजना नहीं, बल्कि इंसानियत और विकास का इम्तिहान है। अगर दुनिया कर सकती है, तो दिल्ली क्यों नहीं।